नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन प्रोग्राम अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन ये जो चीफ सेक्रेटरी किसी सूबे में लगता है या आईजी किसी सूबे में अपॉइंट किया जाता है तो अमूमन वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के कंसर्न से वहाँ वफाकी हुकूमत तैनात करती है। ये वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं। लेकिन पंजाब की जो सूरत हाल है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। पंजाब में सूबे से कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वज़ीर आज़म या वफाकी हुकूमत, बल्कि मैं वज़ीर आज़म कहूँ तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि अभी आपको एक मैं पैकेज भी दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पंजाब के अंदर जो 5 आईजी 2 साल में चेंज हुए हैं उसमें वज़ीर आज़म बराह रास्त उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, बकौल उनकी पूरी की पूरी सीवी को रिसर्च करते हैं, उनके बारे में मालूमात लेते हैं बहुत ठोस बजाकर, और फिर वज़ीर आज़म जो हैं वहाँ अपॉइंट करते हैं। पंजाब में वहाँ कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पंजाब में 5 आईजी चेंज हो गए, तो ये 5 के 5 आईजी नाअहल थे क्या? पाकिस्तान में हमारे ये 5 आईजीज जिनको अपॉइंट किया गया ये नाअहल थे या नाअहलियत किसी और जगह पर है? ये सवाल उठाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं देखते हैं एक पैकेज कि वजीर आजम जो ये मौजूदा हालिया आईजी जिसको इन्होंने हटाया है उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं। जब प्रॉब्लम्स आए हमें एक्सपेरिमेंट तो करना था। मेरे ख्याल में जो अब कॉम्बिनेशन आया आप देखेंगे आईजी का भी और चीफ सेक्रेटरी का भी, अब ये चलेगा। ये जो हमने चेंजेस किए 3 हफ्ते की एक्सरसाइज के बाद ये चेंजेस किए, बेहतरीन आईजी लेके आए हैं जो सारी पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा इज्जत है उसकी। मैं तो नहीं जानता था, मैंने तो सिर्फ जो उसकी सारा सीवी देखा उसकी इज्जत थी। उन लोगों को हम लेके आए हैं। और क्यों लेके आए? पंजाब की गवर्नेंस ठीक करने के लिए। पंजाब के अंदर इंशाल्लाह आप अब देखेंगे बिल्कुल चेंज आ जाएगा। ये मैं आपको मुबारक देता हूं। मैंने देखा कि आपने बड़े बड़े ये जो डाकू थे और ये जो कातिल थे इनको पकड़ना शुरू किया। हर पंजाब के हर जिले के अंदर हमें पता है कि ये माफिया बैठा होता है छोटा सा, जो रस्सागीर होते हैं, जो कि लोगों को डरा के धमका के पैसे इकट्ठे करते हैं। और हम जहां तक मुझे पता है पिछले 30 साल में तो वो जो रस्सागीर और ये जो डाकू और ये जो खौफनाक गुंडे बैठे होते थे हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे कई सियासी लोग उनसे दोस्तियां कर लेते थे, उनके जरिए वोट भी लेते थे। तो मैं आपसे आईजी साहब ये एक्सपेक्ट करता हूं कि 2-3 महीने के बाद ये कोई भी बड़ा डाकू और ये माफिया और ये कातिल ये कोई नजर ना आए किसी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और अभी तक मैं आपको दाद देता हूं कि 1 महीने के अंदर आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, बहुत अच्छे। क्योंकि मैंने देख रहा हूं खौफनाक किस्म के 15-20 साल जो कत्ल कर रहे थे लोगों को, वो आपने पकड़ के जेलों में डाले। बड़ा अच्छा शुरू आपने बहुत अच्छा किया। आपको बताएं कि इनाम गनी को नया आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया है। इनाम गनी की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इनाम गनी पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के अफसर हैं और अब उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी नाज़रीन, देखा आपने कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा और फिर किस तरीके से आईजी तब्दील हुआ। मन इसके ऊपर क्या बोले हम, क्या बात करें हम। और ये कोई मामूली कोई शख्स नहीं, मुल्क का इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान एक एटमी मुल्क जो दुनिया की 5वीं एटमी ताकत है और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत है, उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जो ये स्टेटमेंट देते हैं पूरी दुनिया के सामने और फिर 5 आईजीज पंजाब से चेंज कर देते हैं, खुद ही लगाते हैं, खुद ही चेंज कर देते हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास 2 अहम गेस्ट हैं आज और उन दोनों से इस इशू के ऊपर भी बात करेंगे। आगे भी अहम इशू है उस पर बात करेंगे। आइए तारुफ करा दूं, मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं रिहाम खान, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और तज़कियाकार हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब,
आपसे शुरू कर लेते हैं। मुझे बताइए भट्टी साहब, आप तो वैसे भी पंजाब में बैठे हुए हैं, बड़ी गहरी नज़र है आपकी। ये प्रॉब्लम कहाँ है सर? ये पंजाब हुकूमत में प्रॉब्लम है, मरकजी हुकूमत में प्रॉब्लम है, या ये आईजीज जो 2 साल में 5 आईजीज तब्दील हुए हैं, ये क्या वाकई नाअहल थे, इनके अंदर सलाहियत नहीं थी? हालांकि इनको बराह रास्त अपॉइंट करते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर, जिसका आपने ये फुटेज भी देखा, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो डॉक्टर साहब आपने मेरे इल्म में इजाफा किया, मैं मशकूर हूँ। आपने मुकाल पर बताया कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत है, ये वाकई है और कहाँ है? मेरी तो शायद आई साइड वीक हो गई है, बंदा जब 52-3 का हो जाता उसे नजर नहीं आता। मुझे तो पंजाब हुकूमत कभी नजर ही नहीं आई। मैं तो रोजाना इधर उधर अदारों में 30 साल मैंने जर्नलिज्म की है। अगर होती जो होती ना होती तो क्या होती? तो 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील ना होते, 4 आईजी रसवा ना होते, पुलिस में बगावत ना होती, गरीब मर ना होता, कब्जा ग्रुप अरूज पर ना होता, माफिया इस वक्त हुकूमत पे हुक्मरानी ना कर रहा होता। ये जब माफिया उस वक्त मजबूत होते हैं जब हुक्मरान तलाशे गुमशुदा हो या किसी इख्तिदार के नशे में गुम हो। पहले तो मुझे बताएं, जो आईजी चेंज हुआ है, आपको उसके बैकग्राउंड में थोड़ी सी गुजारिशात करने लगूं। जब मौजूदा आईजी शुएब दस्तगीर साहब को वजीर आजम, एक सिकंदर आजम थे और एक वजीर आजम इमरान खान है, तो दोनों ही आजम है, मुझे नहीं पता अजीम कौन है दादा। इन्होंने कहा था मैंने 3 हफ्ते बड़ी मेहनत से अलादीन का चिराग लेके खुर्दबीन से ढूंढा, एजेंसियों से रिपोर्ट ली, रिटायर्ड अफसर बुलाए, और बीच में से शुएब दस्तगीर निकल आए, उन्हें आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया। 1 महीने बाद उन्होंने पूरे पाकिस्तान में गुंडा राज पंजाब में खत्म कर दिया गया। लोग घरों के बाहर सोना रख के बैठे रहे, घरों में चोरी डाके बंद हो गए, लोगों ने गार्ड छोड़ दिए, दफ्तर खुले रह गए, सामान खुला रह गया, अजानें होती थी, लोग नमाजें पढ़ उधर आते हैं इस्लामाबाद से। एक अकबर आजम के किस्से शहजाद अकबर बहुत पीछे छोड़ गए हैं। गवर्नर हाउस एक मीटिंग होती है, एक अफसर को बुलाते हैं, मुबैना तौर पर उन पर इल्जाम है, कहा जाता है कि वो नून लीग के बंदे तोड़ेंगे या बल्दियाती इलेक्शन में रोल अदा करेंगे, उनको तैनात किया जाता है। उस उमर शेख साहब की हिस्ट्री ये है कि उनकी आईबी की एक रिपोर्ट है जिसमें इतने खौफनाक अल्फाज हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता। वो रिपोर्ट मेरे इस मोबाइल में गलती से पड़ी है। उसके बाद वो 2 दफा प्रमोट नहीं होते। मौजूदा आईजी शुएब दस्तगीर, जिसे वजीर आजम, सिकंदर आजम, मोहतरम इमरान खान, खानों के खान ने 3 हफ्ते रिसर्च के बाद ढूंढा था, उन्होंने इनको प्रमोट नहीं होने दिया। ग्रेड 21 में उनको आईजी लग जाता है। तो वो जो मौजूदा सीसीपीओ लगते हैं उमर शेख साहब, वो पहले दिन मीटिंग लाहौर पुलिस की बुलाते हैं, डीआईजी और एसपी साहबान की, और कहते हैं मुझे शायद अकबर ने लगाया है, पीएम ने। ये कौन है आईजी? हुज शुएब दस्तगीर। आपने सिर्फ मेरी बात माननी है, मेरी मैं जैसे आपका वजीर आजम कहता ना, मैं। उसके बाद वजीर आईजी शुएब दस्तगीर, जिसको 3 हफ्ते की तलाश के बाद इमरान खान की उकाबी नजरें ढूंढती हैं, वो उनके पास जाते हैं। उनका एक आजम खान है, बगैर नून के खान होता है, एक खान होता है। वो उनको कहते हैं भाई पीएम ने लगाया है, वो चेंज नहीं होगा, वो जैसा भी। उन्होंने कहा जी उसकी ये रिपोर्टें हैं। सीपीएम सब खुद कहते थे ईमानदारी, कॉम्पिटेंसी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्कर, तो ये रिपोर्टें। उन्होंने कहा वो वैसा ही रहेगा। अगले दिन वो आईजी साहब लाहौर आते हैं, दफ्तर नहीं जाते 2 दिन। वो वजीर आला पंजाब के पास तशरीफ ले जाते हैं विदाउट यूनिफॉर्म, उनके साथ मुलाकात होती है, गलती से मैं खबर दे देता हूँ, उसकी तरदीद करते हैं। वो भी कहते हैं यार मैं तो बेबस हूँ भाई, मैं दही खा रहा, मैनू की कह रहे हो कि सीसीपीओ लग गया है, तो उन्हें लाया है शहजाद अकबर ने। तो आज सारा दिन बगावत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखी। आईजी ऑफिस सारे अफसर इकट्ठे होते रहे कि हमने सीसीपीओ को काम नहीं करने देना, इस किस्म की खासी जलसे जुलूस होते रहे। ठीक। और शाम को पता चला
कि उकाबी नजरें रखने वाले वजीर आजम इमरान खान की नजर में शुएब दस्तगीर एक बुरा आदमी है, उसको फौरी तौर पे तब्दील कर दिया गया। उसकी जगह इनाम गनी को लगा दिया गया। इनाम गनी की भी तारीफ करना बहुत लाजमी है। डॉक्टर साहब माफी चाहता हूं, आपकी गेस्ट नाराज ना हो जाए, उनसे भी माजरत के साथ। उनके ऊपर केस है, इंक्वायरी है कि 20 बंदों को नाजायज तरीके से, अफगानियों को उन्होंने लंदन भेजा और इंक्वायरी अप्रूव हो चुकी। इसके ऊपर उन्हें 2 साल प्रमोट नहीं किया गया। उनको उकाबी नजरों ने, मेरे खान की उकाबी नजरों ने आईजी पंजाब तैनात कर दिया। अब पंजाब वाले लोग अल्लाह के वाले, डाकुओं के वाले, चोरों के वाले, दहशतगर्दों के वाले, जितनी जिंदगी है जी है। ठीक है, मैं रेहम खान साहिबा की तरफ आता हूँ। रेहम खान साहिबा, अपोजिशन में इमरान खान साहब थे तो उनके बहुत सारे स्टेटमेंट, फैसले, वादे जो पूरी दुनिया ने देखा कि इतने बड़े बड़े यू टर्न हुए हैं कि जिसका कोई तस्वुर नहीं है। लेकिन जब मुल्क का आदमी वजीर आजम हो जाता है और उसकी कोई स्टेटमेंट होती है तो उसकी बड़ी अहमियत, और वो भी वो जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान या एटमी ताकत का एक मुल्क है, 5वीं एटमी ताकत है पाकिस्तान, उसका वजीर आजम है। आप वजीर आजम को बहुत करीब से जानती हैं, कहाँ ये फेलियर है कि आईजीज लगते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है, उनकी इतनी तारीफ होती है और उसके बाद एक झटके से निकाल दिया जाता है। अहलियत में इन आईजीज की कमी है या कहाँ कहीं और नाअहलियत में है? अगर पर पॉइंट देखा जाए तो पहली बात ये कि वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो पहली बात तो मुझे ये बहुत ही इंसल्टिंग लगती है कि पंजाब के साथ, पूरे पाकिस्तान के साथ आप तजर्बात कर रहे हैं। हम कोई तजर्बागाह नहीं है और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। कोरोना हो या कोई और इशू हो, मईशत हो, आप हमें क्यों तजर्बागाह समझ रहे हैं? और पंजाब को, जो कि आपकी 62% से ज्यादा आबादी वहां पे है, वोट सारा वहां पे है, वहां आप तजर्बात क्यों कर रहे हैं? तो पहली तो ये नाअहलियत की एक निशानी है कि 2 साल से आप एक्सपेरिमेंट ही किए जा रहे हैं। कोरोना पे भी आप महीनों पहले से मुतवज्जा किए गए थे और आप सोच रहे थे, लेकिन सोचने में इतना वक्त लगा दिया। दूसरी बात ये जो भट्टी साहब ने भी कही कि देखें, बगावत क्यों ना हो पुलिस में। वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि इस शख्स की बहुत ज्यादा इज्जत थी पुलिस फोर्सेस में। तो आप क्या दानिस्ता तौर पे लोग जो कि इज्जतदार हैं, जिनका एक नाम है, जिनकी एक क्रेडिबिलिटी है, जिनका एक वकार है, चाहे वो पुलिस फोर्स में हो या ब्यूरोक्रेसी में हो, क्या आप जानबूझ के उनकी बेइज्जती करना चाह रहे हैं? देखिए, आज एडिशनल आईजी ने, जो आईजी फाइनेंस है, उन्होंने क्या कहा है, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि कितनी डिमोरलाइजिंग बात है। एक अफसर जो सारी जिंदगी खिदमत करता है, अपराइट है, और उसने ये जरूरत महसूस की कि वो रिटन नोटिस दे और कहे कि ये शख्स मुझसे जूनियर है। और ये आप पूरी फोर्सेस को, ये मत भूलिए कि जब अपोजिशन में बैठे थे और जब खैबर पुख्तनख्वा में तजर्बात कर रहे थे, जो कॉस्मेटिक चेंजेस कर रहे थे, तो आप तो वो थे जो कहते थे कि पुलिस का वकार बुलंद करेंगे, पुलिस को गैर सियासी करेंगे। आज आपने 5 आईजीज की बेइज्जती की है और उसके अलावा आपने पूरी पुलिस फोर्स की और ब्यूरोक्रेसी की। ये हमारे गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर्स हैं। देखिए, कोई आसान बात नहीं होती सीएसएस पास करके, और अक्सर इनमें से वो लोग हैं जो कि अच्छी पोजीशन से गए हुए हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और उसके बाद सीएसएस किया है। तो आप किस किस्म की एक मोरल डाउन कर रहे हैं पूरी कौम का और सर्टनली ब्यूरोक्रेसी का। और तीसरी बात जो कि इंतहाई, अब मतलब एक तो आपने किसी की भी इज्जत छोड़ी नहीं, और ऊपर से आप तजर्बात भी कर रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि 1 महीने में इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी और ये डाकुओं पर हाथ डालेंगे। मेरा ख्याल है कि आउटगोइंग आईजी से यही गलती हुई कि शायद उन्होंने ऐसे डाकुओं पे हाथ डाल दिया जहां उनको हाथ डालना नहीं चाहिए था। शायद हमें लिस्ट बनानी चाहिए उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स की जो कि इस वक्त ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं, ओएसडी हैं, या फिर वो आईजीज जो कि बरतरफ कर दिए गए हैं या उनकी पोस्टिंग हो गई है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये एक जबरदस्त लिस्ट है कि ये अपराइट पुलिस ऑफिसर्स हैं या अपराइट ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि सही काम कर रहे थे। तो अब आने वाली जो हुकूमत है उसको इनकी लिस्ट सामने रखनी चाहिए और इनको सर्टनली प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना चाहिए कि वो लोग
लोग जो कि नहीं पसंद प्राइम मिनिस्टर साहब को इस वक्त, इसका मतलब है वो कोई काम सही कर रहे होंगे, क्योंकि जो काम सही कर रहा है उसकी गुंजाइश नए पाकिस्तान में नहीं दिखाई देती। ठीक है भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। एक और बात लेकर के अगर सफारती मसला हो उसको देखें तो वो फौज सही कर रही है, अगर आप मुआशी मसला है तो फौज अपना किरदार अदा कर रही है, अगर आप दूसरे मसाइल देखें, आईनी मसला हो, पार्लिमानी मसला हो, उसमें भी फौज अपना किरदार अदा कर रही है। लेकिन जो हुकूमत है अब एक नई चीज लेके आ रही है और वो काबीना से वजीर आजम साहब ने अप्रूव करा लिया है, और वो ये है कि अब मुल्क की गवर्नेंस, अब गवर्नेंस क्या होता है सर? वो होता है कि रूल ऑफ लॉ, वो होता है मेरिट, वो होती है ट्रांसपेरेंसी, वो होती है गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस। अब ये गवर्नेंस और इंतजामी मसले ये टाइगर फोर्स दुरुस्त करेंगे सर, उनको दे दिया गया है, वो कंट्रोल करेंगे सर, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, ला कानूनियत से कानून नाफज करने वाली अकल पर मातम किया जा सकता है। नहायत अदब एहतराम से कोई भी अदारा अवाम की फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए बनाया जाता है। टाइगर फोर्स की कानूनी हैसियत क्या है? कबीना कौन होती है कि टाइगर फोर्स को मेरे पे मुसल्लत करने वाली, आप पर मुसल्लत करने वाली? टाइगर फोर्स का मेरिट क्या है? कौन लोग हैं टाइगर फोर्स में? अभी रेहाम साहबा फरमा रही थी CSS करके आते हैं, ASP इम्तिहान दे के आता है, सिपाही भी कोई बेचारे की दौड़ होती है, मेडिकल होता है, रिटर्न होता है। ये टाइगर फोर्स बनाना कानून को चैलेंज करना है। क्या रेंजर के खिलाफ बना रहे हैं? ये क्या फौज के खिलाफ टाइगर फोर्स बना रहे हैं? क्या पुलिस के खिलाफ बना रहे हैं? टाइगर फोर्स किस कानून के तहत काम करेगी? किसी सरकारी अफसर को कैसे जाके वो रोक सकती है? मैं एक मिडल मैन हूं, मुझे वो कैसे सड़क पे रोक सकता है? हु इज ही? भाई उसके पास क्या अथॉरिटी है? किस कानून के तहत वो बनाई है? ये उसका बनाना, उसको कोई इख्तियार देना, ये कायन से मावरा होगा, कानून तोड़ना होगा। खुदारा वजीर आजम साहब खाना जंगी की तरफ ना लेके जाएं। कोई प्राइवेट आदमी अगर फोर्स बनाता है तो वो किसी दूसरे आदमी की चार दीवारी की तरफ देख नहीं सकता, उसका कोई राइट नहीं है। उसके लिए अगर कोई क्राइम करता है तो पुलिस है, रेवेन्यू है, वापडा है, हर अदारे में सरकारी अफसर तैनात है जिनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जिनका CV होता है, जिनका माजी होता है। एक टाइगर फोर्स का आदमी मुझे रास्ते में रोकता है, पूछता है मैं टाइगर फोर्स हूं, मेरा पर्स छीन के ले जाता है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? मैं कहां तलाश करूंगा उसको? कि आपने कैसी बात कर दी डॉक्टर साहब? टाइगर फोर्स होती कौन है मुझे पूछने वाली, या किसी को भी पूछने वाली? इमरान खान साहब आइन और कानून से मावरा कोई फैसला करेंगे तो वो गैर आईनी होगा। अगर वो फोर्स मुझे बताएं टाइगर फोर्स किस कानून के तहत बनाई, मैंने भी कानून पढ़ा हुआ है, क्या फौज के खिलाफ बना रहे हैं, रेंजर के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, और किस कानून के तहत? एक प्राइवेट आदमियों की यूनियन है, वो फलाई खिदमत अपनी चंदा इकट्ठे करे, दे पैसे। बाकी सरकारी इदारों में जाएंगे तो कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज होगा उनके खिलाफ। नॉन बेलेबल फैक्ट्स है ये जो आपके वजीर आजम सब हुक्म दे रहे हैं ना, ये एक पुलिस और टाइगर फोर्स को नॉन बेलेबल जुर्म की तरफ ले जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता इसकी ना कानूनी हैसियत थी ना हो सकती है। बाकी वो जंगल के बादशाह, बच्चा दे या अंडा दे। ठीक है, मैं रेहाम खान साहब की तरफ आता हूं। फिर एक सवाल, फिर ये जुमला जरूर कहूंगा रेहाम कि आप इमरान खान साहब को बहुत करीब से जानती हैं, तो ये सवाल भी मैं दूसरा लेके आता हूं आपके सामने कि इमरान खान साहब ये बिल्कुल ओपन कहते हैं, हर जगह कहते हैं। अभी अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए भी उन्होंने कहा कि मैं ईमानदार आदमी हूं, और वो ये भी कहते हैं कि जो मेरी काबीना है वो भी ईमानदार और दयानतदार लोगों की है। हालांकि उनके ऊपर, यानी खुद वजीर आजम के ऊपर और उनकी काबीना के ऊपर संगीन तरीके का जो है वो करप्शन के इल्जामात हैं, जिसमें BRT भी है, मालम जब्बा भी है, और सबसे बड़ा जो केस है वो है जनाब फॉरेन फंडिंग का। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो हुकूमत है वो कितनी ईमानदार है, वजीर आजम कितने ईमानदार हैं जो बार बार ये कहते हैं आवाम को, दुनिया को। और दूसरा, जिन लोगों को चोर और डाकू कहा, जिन लोगों को लुटेरा कहा, 2 साल में आज तक किसी एक शख्स को के ऊपर भी जुर्म साबित नहीं कर सके,
क्या कहेंगी? देखिए अब तो मेरा ख्याल है कि 2 साल से आप सभी बहुत करीब से उनको जान गए हैं। जो बातें मैंने कही थी, मेरा ख्याल है कि मुझे कभी कभी लगता है कि वो मेरी बातों को खुद एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको प्रूव कर रहे हैं। 2 सालों में जो जो मैंने नाम लिए थे, जो जो मैंने बातें कही थी, तो मैं तो कोई पीर फकीर या नजूमी हूं नहीं, तो वो सारी बातें उन्होंने खुद सामने आके प्रूव की, आपने देखा। और आप तो फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, जैसे भट्टी साहब ने कहा कि कोई कानून नहीं है टाइगर फोर्स का, तो इसी तरह देखिए जज और ज्यूरी वजीर आजम साहब खुद है, मर्जी है उनकी किसका इस्तीफा कबूल करें, किसका इस्तीफा ना कबूल करें। ये हक उनको कानून ने कहाँ दिया कि वो किसी की अगर मनी ट्रेल है तो उसके ऊपर कहें कि हम ट्रेस करेंगे, और किसी की मनी ट्रेल पे कहें जी मैं मुतमईन हूं। ये भी तो किसी मुल्क में, किसी हुकूमत में, किसी कानून में ये हक वजीर आजम के पास तो नहीं है। और फिर टाइगर फोर्स की आप बात कर रहे हैं, ये जो काबीना में एक रिकॉर्ड है, तारीख में पहली बार इतने स्पेशल एडवाइजर्स बिठाए गए हैं, ये क्या इलेक्टेड हैं? ये किस कानून के तहत हैं? और अभी आपने देखा है कि कोर्ट्स ने भी एक वर्डिक्ट दे दिया है कि उनको इस किस्म की डोमेन ही नहीं है कि ना वो बोल सकते हैं, ना वो मिनिस्ट्रीज के ऊपर उनका हक है। तो जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कि जंगल का कानून है, वजीर आजम साहब लड़ लें, उनकी मर्जी है। 5 आईजीज नहीं 10 आईजीज चेंज करें, उनकी मर्जी है। टाइगर फोर्स नहीं बिल्ली फोर्स बनाए, उनकी मर्जी है। आप कह रहे हैं कि मैं उनको करीब से जानती हूँ, तो बच्चा बच्चा करीब से जानता है, क्योंकि वो खुद एतराफ कर चुके हैं कि हाँ मैं यू टर्न लीडर हूँ। और ये भी कानून उनको कैसे इजाजत देता है कि ये पॉसिबल है कि वो खुद कहें कि हाँ मैं ईमानदार हूँ। सेल्फ प्रोक्लेमेशन है, हम नहीं कह रहे, कोर्ट्स नहीं कह रहे। मैं तो इस बात पे भी एतराज होना चाहिए कि हम तो जब अल्लाह मियाँ के हुजूर जाते हैं तो हम इस्तग़फ़ार ही पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं कब हमसे कोई गलती हो जाए। ये शख्स है जो कि बावाज़ बुलंद कह रहा है, अल जज़ीरा पे भी कह रहा है कि कोई एविडेंस नहीं है, प्रेस भी फ्री है, मुल्क भी ठीक ठाक चल रहा है, बस मैं अनप्रोटेक्टेड हूँ और मैं बहुत ईमानदार हूँ। तो आप फॉरेन फंडिंग की बात करें या और बातों के ऊपर जाना, तो पता नहीं कब ये केसेस खुलेंगे। लेकिन क्या गंदम का हमने बहरान देखा, चीनी का माफिया देखा, क्या वो पैसे वापस आ गए? क्या वो 100 अरब वापस आ गए? आज जो ये कह रहे हैं डाकू पकड़ेंगे, आज जो ये कह रहे हैं कि वो नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, फिर वापस मैं आता हूँ, वापस आके फिर दोबारा बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। जी मैं भट्टी साहब आपकी तरफ आता हूँ, और ख़ासतौर पे वज़ीर, एक तो ये कि बताइए भट्टी साहब कि वो वज़ीर आज़म कहते हैं हर बार कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी कैबिनेट दयानतदारों की है, और 2 साल में जिन लोगों को वज़ीर आज़म ने करप्ट तरीन लोग कहा, 2 साल में एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हो सका। एक तो इस पर कमेंट दीजिए, और थोड़ा सा इस पर भी ज़रूर बताइएगा। उन्होंने कहा है मीडिया आज़ाद है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी हुकूमत गैर महफूज है मीडिया की वजह से। क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब गुजारिश है, मैं आज छोटा सा एक रिपोर्टर हूँ, और मैं PUJ का, पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट रहा हूँ मुशर्रफ दौर में। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मैंने 83 दिन 83 डेज डेली जुलूस निकाला लाहौर माल रोड पे। मैंने मीडिया पे इतना जवाल, इतना सख्त वक्त तस्वुर भी नहीं किया था। 87 दिन डेली जुलूस निकाला, जिसमें खुद इमरान खान साहब आए थे, मोहतरम बेनजीर शहीद आई थी, नवाज शरीफ साहब आए थे। सहाफियों को नौकरियों से निकलवाया जा रहा है, ईमानदारी से पूरी इतलात के मुताबिक कह रहा हूं। दूसरे टीवियों के मालिकों को कहा जा रहा है फलां को ना बुलाओ, फलां को ना बुलाओ, फलां को नौकरियों से निकालो। मीडिया पर जिस कदर पाबंदियां आज हैं मैंने नहीं देखी अपनी जिंदगी में। सच कहना एक जुर्म बना दिया गया है, सच बोलना एक क्राइम है, क्राइम आज के दौर में क्राइम। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो भी हुकूमती बंदा है मेरे सामने आ जाए, मैं तो आज जाना अर्ज करूंगा, मैं तो धमकी नहीं किसी को दे सकता। ईमानदार आप मैं ईमानदार हूं कहता हूं, तो मैं तो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। लेकिन मेरे नीचे अगर करप्शन हो रही है और मेरे राइट लेफ्ट लूट मार की इंतहा कर रहे हैं और मैं फिर नहीं बोलता, तो मैं करप्शन का बराबर शरीके जुर्म हूं। ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, किसी भी साहिब इल्म को ले ले।
क्या इमरान खान के नीचे जितनी करप्शन हो रही है, वो खुद कह रहे थे ना 10 से 12 अरब रुपया रोजाना करप्शन होती है, तो वो बचा के दिखा दे 2 सालों में कहां पैसे बचे हैं। करप्शन का रेट 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है, 10 गुना। मैं तो हैरान हूं कि इमरान खान साहब कैसे समझ रहे हैं कि 22 करोड़ आवाम एक वक्त में सारी बेवकूफ हो जाएगी। मुझे एक महकमा बता दे, क्या स्टील मिल फायदे में आ गई है, क्या वापडा फायदे में आ गया, क्या पीआईए फायदे में आ गया है, क्या रेलवे फायदे में आ गया है, क्या बिजली चोरी कम हो गई है, क्या गैस चोरी कम हो गई है, क्या अस्पतालों में ठेके लूट मार की इंतहा अरूज पे नहीं पहुंची, क्या चंद रोज कबल डीजी नैब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएमएक्स डॉक्टर रहील जो बयान दे के आए हैं, उसकी 3.5 घंटे की केसर नैब सुनाएगा लोगों को। इंसाफ सिलेक्टेड नहीं होता। इंसाफ ये नहीं होता कि मेरा कोई रिश्तेदार करे तो उसका हराम का पैसा हलाल हो गया, मेरा मुखालफ करे तो उसका हलाल भी हराम हो गया। ये याद रख लें, सिलेक्टेड इंसाफ नफरत को जन्म देता है। मेरी वज़ीर आज़म से गुजारिश है, आपने हर बात जो की जितनी पूरी की, क्या आपने कहा मैं वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुदकशी कर लूंगा, आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, बिजली पेट्रोल गैस की कीमत हो महंगी हो तो आपका वज़ीर आज़म करप्ट है, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे। गुड गवर्नेंस करें। ओ भाई, इसके लिए तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास तो नहीं ना जाना चाहता, ईमानदार और कॉम्पिटेंट अफसर लगाने पड़ते हैं, सिर्फ ये काम करना पड़ता है। लेकिन आप वो भी नहीं कर सके। आप तो सिर्फ ईमानदार अफसर पंजाब में लगाना जुर्म है। डॉक्टर साहब, मैं चैलेंज करता हूं, कई ईमानदार अफसरों को गलत काम ना करने की वजह से सूबा बदर किया गया, ओएसडी बनाया गया। खुदा का वास्ता है, बस करे, अब बस करे। ठीक है रेहाम खान साहबा, मैं आपकी तरफ आता हूं। की आजादी का लफ्ज हमें दर्श ना दे। ठीक है रेहाम खान साहबा, ये आजादी सहाफत और फिर जो सहाफत के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मौजूदा मीडिया से मौजूदा मेरी हुकूमत गैर महफूज है, बहुत बड़ा जुमला कह गए हैं। एक तरफ वो आज़ादी सहाफत और दूसरी तरफ मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि माजी की हुकूमतों पे करप्शन का इल्ज़ाम था, लेकिन मौजूदा हुकूमत पे नाअहलियत के साथ साथ करप्शन का इल्ज़ाम है। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का भी ये तजिया है कि जी मौजूदा हुकूमत ना सलाहियत रखती है ना इसमें अहलियत है, और आप देखते हैं अपोजिशन बाज़ाफ्ता कहती है कि ये नाअहल हैं और करप्ट हैं। तो कैसे देखती हैं इस हुकूमत को? देखिए, मैं तो इस हुकूमत से पहले ही जानती थी कि ये क्या करेंगे, इसलिए क्योंकि ना सिर्फ ये कि मुझे बदकिस्मती से बड़े नजदीक से इन सबको देखने का मौका मिला, और कुछ कसूर मीडिया का ही है जिन्होंने इनसे इतनी बेतहाशा मोहब्बत और इनसे इतना प्यार किया कि ये हीरो क्रिएशन में, आई एम सॉरी, लेकिन आप ही लोगों का हाथ है। और हम लोगों ने आप ही को सुन के, आप लोग इनकी जब तकारीर लगाते थे तो हमें तो लगता था कि ये शख्स कुछ गलत बोल गया है, लेकिन आप लोगों ने पैंती पंचर हो या क्या हो, सब कवर अप किया। और मैंने फिर एक जाती वोट भी डाला, तो मैं तो गिला नहीं करती कि मेरी जिंदगी या मेरी बच्चों की जिंदगी, वो तो अल्लाह का हुक्म होगा इसमें यकीनन। मेरा ख्याल है मकसद ही ये था कि मैं एक आईनी शाहिद हूँ, और मैंने ये इसी वजह से लिखा। बड़े लोगों ने मुझे कहा आप 10 साल वेट करें। मैंने कहा अगर मुझे अभी से ये धमकियां आ रही हैं, देखिए आज हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, उन्होंने अब प्रोटेस्ट किया है कि उनकी किस तरीके से किरदार कशी हो रही है। और आपको मालूम होगा कि 2015 में मैंने ये बोला था कि मैं सह लूंगी क्योंकि मैं कुछ और मिट्टी से बनी हूँ, मेरी बेटियां सह लेंगी, लेकिन जब आपकी बेटियों पे और आपके घर वालों पे आवाज उठाई जाएगी और गंदे जुमले और गंदी जबान और सहाफियों की आजादी खत्म की जाएगी, तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि हमारे माशरे में और पाकिस्तान में रहना आपने देख लिया है, मती भाई के साथ क्या हुआ है। इस्लामाबाद को बलूचिस्तान बनाया जा रहा है। गोंदल साहब को दिन दिहाड़े उनकी माँ, उनकी वाइफ, उनके बच्चे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वजीरिस्तान तो नहीं है, ये बलूचिस्तान तो नहीं है। तो मैं तब उस वक्त ये कह रही थी कि मैंने इन लोगों को नजदीक से देखा है, मैंने इनको आसानी से और बहुत कन्विंसिंग झूठ बोलते हुए देखा है। यू टर्न मैंने देखे हैं, ना सिर्फ एक पर्सनल रिश्ते के तहत, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा के हाल से। और मैं बार बार ये कहती रही कि हमारा कोई जाती तनाजा नहीं था। मैं सिर्फ एज ए रिपोर्टर आके कहती थी ये देखें जी, ये फाइल है, ये प्लीज देख लें, ये असद उमर साहब के कारनामे हैं, ये देख लें, ये जहांगीर तरीन के कारनामे हैं, ये देख लें हमारे सीएम क्या कर रहे हैं।
मेरा तो कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में नहीं था कि मैं मिनिस्टर बनाना चाहती या चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती, ना मेरा भाई पाकिस्तान में, ना मेरे बच्चे पाकिस्तान में, मैं खुद ब्रिटिश नेशनल। लेकिन मैं बेइज्जती नहीं चाहती थी एक लीडर की जिसको मैंने वोट डाला, और ऑब्वियसली एक करीबी रिश्ते से। आज तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि जो बददुआएं मैं सुन रही हूँ, लोग मुझको ईमेल करते हैं, वो लोग जो मुझको पहले बहुत बुरा भला कहते थे, वो लोग जो सरकारी नौकरियों पे हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको ओएसडी किया है, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि ये वो लड़के हैं, ये वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो कि इंसाफियत है, जिन्होंने पीटीआई को वोट डाला, जो तब्दीली से उम्मीद लगाए बैठे थे, उन सबके दिल तोड़े हैं। और आप ये जो बात कर रहे हैं कि जनाब आई एम अनप्रोटेक्टेड, वो हाशिम मेरे भाई अल जजीरा को भी बताएं कि जी अनप्रोटेक्टेड कहते किसको है? अनप्रोटेक्टेड इसको कहते हैं कि आपके मालिक कान को फोन आए और कहें कि ये कॉलम नहीं छपेगा, इस बंदे को टीवी से फारग कराओ, इसको नोटिस आए। और वो लोग जो पाकिस्तान में हैं उनको दिन दिहाड़े, जैसे मैं कह रही हूँ इस्लामाबाद में अगवा किया जा रहा है, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, और कैसे कैसे कॉलम छप रहे हैं। और वो लोग जो आजादी सहाफत, अब मैं उनकी मजबूरी भी समझती हूँ, जो 180 दिन से जेल के पीछे हैं, वो भी अजीब किस्म के कॉलम प्रिंट कर रहे हैं। और फिर हमारे माशाल्लाह, मैं तो कहती हूँ क्रेडिट जाता है, इमरान को क्रेडिट जाता है कि आप लोगों ने उनको हीरो बनाया, आप लोगों ने उनको इज्जत दी, और उन्होंने अपने हाथों से उस इज्जत को, उस तमाम इज्जत को, मोहब्बत को बिल्कुल जमीन से लगा दिया है। और इसके अलावा अपना मास्क भी उतारा है और बाकी सबका मास्क भी उतर के आ गया है। हमें पता चल गया है, ये लोग जो आजकल शादियाने बजा रहे हैं, जो इक्का दुक्का लोग रह गए हैं, मैं तो कहती हूँ क्रेडिट टू इमरान कि उन्होंने वो कर दिखाया है जो मेरी किताब नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने सबके चेहरों से मास्क उतारे हैं और सबकी आंखें खोल दी हैं। मैं 20 साल भी लगी रहती तो मैं लोगों को मैं नहीं जानती थी कि ये, कम से कम मैं एक्सपेक्ट करती थी एक कान तो सीधा कर लेंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हम 7 साल से देख रहे हैं, बीआरटी तो आप देख रहे हैं, हमने तो लोगों की प्रॉपर्टीज की वैल्यू को खत्म होते हुए देखा है। और बात सिर्फ ये है कि करप्शन के नारा लगाना, ये तो बड़ी पुरानी एक रेटरिक है। बात ये है कि अब कुर्बानी गुजरी है, आप यकीन करें लोगों के पास नए जोड़ा ईद का खरीदने की तौफीक नहीं रही, लोग कुर्बानी नहीं कर सकते थे, लोग जो कि सफेद पोश लोग थे, लोग बेटियों की शादियां नहीं करा सकते, लोगों को समझ नहीं आ रही। तो इशू ये है कि ना आपने कोई सड़क बनाई, ना आपने कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना आपने सेहत के लिए कोई फंड दिए, इनकॉम्पिटेंसी आपकी ना अहली आसमानों को छू रही है। और ऊपर से आप करप्शन की बात करते हैं तो लोगों के पास तो रोटी नहीं है, लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, ना रोजगार है, किधर है वो नौकरियां, किधर है वो मकानात? आपने तो लोगों के सर से उनकी जो रही सही इज्जत थी, उनके सर से चादरें छीन रहे हैं, आप तो सर से छत देने वाले थे। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी ज्यादती इमरान ने अपने साथ की है, क्योंकि ये आखिरी उम्र में अल्लाह ने सारी जिंदगी आपको इतनी इज्जत दी हो और आखिरी उम्र में आप वो सारी इज्जत खोले, मेरा ख्याल है अपने साथ उनकी बड़ी बदबख्ती है और कौम के साथ तो ऑब्वियसली बदकिस्मती है। लेकिन कसूर सिर्फ इमरान का नहीं है, कसूर उन लोगों का भी है जो कि देखिए अब सब लोग ही पपेट बनने के लिए राजी हैं। सिर्फ इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट तब होती है जब उसकी कोई सवाल जवाब ही ना किया जाए, कोई एहतसाब ही ना हो। ऑपोजिशन है, उन्होंने पार्लियामेंट को टॉक शो बनाया हुआ है, आपके शो पे आए बातें करें, पार्लियामेंट में तो बिल्स को डिस्कस करें, पार्लियामेंट में तो एहतसाब करें। हम पार्लियामेंट में आपको अगर भेजते हैं, यू आर आवर वॉइस, आप हमारी आवाज उठाने के लिए है ना, तो इस वक्त तो ना हुकूमत है ना ऑपोजिशन है और पब्लिक है, उनसे भी मेरा गिला है कि वो सह रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं, बहुत हो गया। मतलब कश्मीर पे आप नहीं बोलते, गंदम पे आप नहीं बोलते, और अब आप इजिप्ट जैसे मुल्क से गजब खुदा का कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम। जुल्म नहीं है ये तो? और करप्शन किसको कहते हैं? लोग भूखे नंगे हैं और करप्शन किसको कहते हैं? और ये हम सब इसके कसूरवार हैं। वो मीडिया जिन्होंने इनको हीरो बनाया, वो ऑपोजिशन जो कि ऑपोजिशन नहीं है, ये एक बड़ा एक जमघटा है लोगों का पार्लियामेंट में जो कि बोलने से कतराता है। और मीडिया भी आप देखें, चाहे वो नूरानी साहब की बात हो या वो गोंदल साहब का इशू हो या मतीउल्लाह जान साहब का इशू हो या कल JUI का जलसा दिखा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया, दिखाए ना कि JUI अगर सियासत ही करना चाहते हैं तो JUI से ही सीख ले। पिछले 2 साल से कम से कम वो जो अवाम है उसकी नफ्स पे हाथ तो उन्होंने रखा हुआ, उनको पता तो है कि अवाम बहुत ज्यादा तकलीफ में है। ठीक है, मैं आता हूं भट्टी साहब आपकी तरफ एक बात लेके, जो अभी एक बात उठाया है रेहाम खान साहिबा ने। मैं जरा
अपोजिशन के हवाले से बात कर लूं, और वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की सियासत में हालांकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव तो बड़े कामयाब रहे, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के लिहाज से और पीएमएलएन के सदर के लिहाज से 2 साल उनकी कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही। उनकी सियासत और मरियम की सियासत में बड़ा फर्क देखा जाता है। मरियम 2 दफा निकली हैं, पूरा पंजाब हिल गया, और कहा यह जाता है कि हुकूमत बहुत खाइब भी है। क्या कहेंगे? लेकिन डॉक्टर साहब, बदकिस्मती है, अपोजिशन भी करप्शन की दलदल में फंसी हुई है। अपोजिशन पहले दिन से अपोजिशन कर ही नहीं रही। अगर वो अपोजिशन समझते हैं इलेक्शन में धांधली हुई है, बकौल उनके, महंगाई यकीनी बात है हद से गुजर गई है, गरीब आदमी एक वक्त का खाना नहीं खा सकता, तालीम तो लग्जरी हो गई है। अपोजिशन है कहाँ? वो तो एनआरओ में उलझी हुई है। प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम साबिक नवाज शरीफ साहब एनआरओ लेके गए हैं, ये मैं ओपन कह रहा हूँ। मौजूदा हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को आगे लगाया, तीनों पार्टियां लगी, बाद में जरदारी साहब की बेल हो गई, वो बाइज्जत घर चले गए, नवाज शरीफ साहब चले गए। तो अपोजिशन, मेरा ख्याल है अपोजिशन कर ही नहीं रही, मेरी अपनी राय है। यहाँ कोई करता है तो उसको फौरी तौर पर नैब का नोटिस आ जाता है। जब तक आवाम अपने हकूक के लिए बाहर ना निकली, मुझ समेत हर एक को सवाल ना किया कि भाई मैंने तुझे वोट दिया था, तूने मेरी जानो माल की हिफाजत करनी है, मुझे तालीम, सेहत और रोजगार देना है, उस वक्त तक इस मुल्क की तकदीर नहीं बेहतर होगी। तो अपोजिशन को अपोजिशन का रोल अदा ही नहीं कर रही, वो तो एनआरओ के पीछे पड़ी हुई है। छोड़ दे, इन्होंने क्या अपोजिशन करनी। मौलाना फजलुर रहमान शोर इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास हुकूमत नहीं है। उन्होंने अब मेरी इतला के मुताबिक दोनों जमातों को का रिजाइन दे, उन्होंने इनकार कर दिया है। अब इन्होंने 20 को एपीसी बुलानी है, देखते हैं इसमें कोई बड़ा फैसला करते हैं। देखिए, आपको हुकूमतें टॉक शो से तब्दील नहीं होती, ट्वीट से चेंज नहीं होती, सोशल मीडिया से नहीं होती, उसको लिए अवामी मूवमेंट करनी पड़ती है, लोगों को सड़कों पे लाना पड़ता है, लोगों को रोड पे लाना पड़ता है, उन्हें हुकूक बताए जाते हैं। जैसे रेहान साहिबा फरमा रही थी, बेसिकली अराकीन असम्बली का काम तो कानून साजी है ना, वो भूल चुके हैं। उधर एक दंगा फसाद होता है, चाचे शीदे का, उधर खाड़ा बना हुआ, एक दूसरे को गाली गलोच करते हैं और घर आ जाते हैं। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि मुस्तकबिल करीब में कोई तब्दीली है, क्योंकि जो अवाम इमरान खान को लाई थी, जब वो अवाम चाहेगी तो इमरान खान तब जाएंगे। ठीक है, मैं रेहान खान साहब ना अवाम आप ठीक, मैं रेहान खान साहब ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अभी मरियम नवाज की जो सियासत है उनको तो काफी ब्लॉक किया हुआ है, हुकूमत की तरफ से बहुत सख्ती है। 2 दफा वो बाहर निकली हैं, पूरा पंजाब उमड़ आया है, दुनिया ने देखा है। तो क्या आप समझती हैं कि इस पीएमएलएन की डिफेंसिव सियासत ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है और उनको एक ऐसे ही जारहाना लीडर की जरूरत है? 2 मिनट है आपके पास। पीएमएलएन को तो जी मेरा ख्याल है कि मैं आपका सवाल नहीं समझी। मरियम को तो कोई नुकसान नहीं हुआ और ये क्रेडिट भी इमरान को जाता है, मरियम को लीडर बनाने का क्रेडिट भी इमरान को जाता है। आई थिंक कि पीएमएलएन को नहीं जाता, और जिन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, तो मेरा ख्याल है कि, लेकिन मरियम पार्लियामेंट में नहीं है। वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगी कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो बाहर आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई बात करते हैं या कहीं बाहर आपके ऊपर कोई अटैक होता है तब वो बात करते हैं, किसी टॉक शो पे बात करते हैं, वो अवाम का मसला नहीं हल हो सकता। उसमें सिर्फ आपका करिश्मा बनता है और आपकी फ्यूचर लीडरशिप सिक्योर होती है। तो मरियम है सिक्योर विद दैट, जब भी कभी उनका टाइम आया। और बिल्कुल भट्टी साहब सही कह रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। मौलाना साहब ने, मैंने आपको कहा कि वो बड़ी अच्छी सियासत उन्होंने की, उन्होंने मरियम को देखा, उन्होंने देखा कि ये बात अवाम को पसंद आ रही है। और माजरत के साथ, लीडर सिर्फ लीडर लेबल लगाने से नहीं होता, लीडर करेज से होता है, कंट्रोवर्शियल बात करने से होता है। तो पार्लियामेंट में अगर आप इधर उधर डाइवर्जन पॉलिटिक्स करेंगे, चाहे वो पीटीआई का बंदा हो, चाहे वो पीएमएलएन का बंदा हो या पीपीपी का। पीपीपी को मैं इतना कसूरवार नहीं ठहराती, क्योंकि देखें अगर आप सियासत का सोचें तो उनके पास तो एक कम से कम एक सियासी हुकूमत तो है, उनको इससे ज्यादा कभी कुछ अभी फिलहाल तो मिल भी नहीं सकता। लेकिन एपीसी, आई डोंट रियली थिंक कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स है। मेरा ख्याल है सीरियसनेस नहीं है, और सीरियसनेस शायद इस वजह से भी नहीं है क्योंकि सब अब चाहते हैं कि जितने प्यार से इमरान की तरफ देखा जाता है, उतने प्यार से हमारी तरफ पिंडी देखें। तो वो मेरा ख्याल है कि अब सभी उसी ख्वाहिश में है कि ये मोहब्बत हमारी तरफ आए। और मैं तो पर्सनली इस चीज को, मैं तो समझती हूँ कि अगर आपने इशारों पे ही चलना है तो फिर इमरान से क्या मसला है, फिर चलने दें। ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत तसलसल जब ये कहते हैं, ये अपनी सियासत के तसलसल की बात करते हैं।
जमहूरियत होती है लोगों को लोगों का हक देना, और मेरा ख्याल है हमारी अवाम को भी अब बेदार होना पड़ेगा। ठीक। उनको डिमांड करना पड़ेगा कि हमारे पास ना पानी है ना रोटी है, हमारी बला से कौन लीडर आता है, हमें तो ठीक है, लोगों को जिंदा रखना। ठीक है, ठीक है। टाइम बिल्कुल खत्म हो जाता है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश जी, अल्लाह हाफिज।